हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। और आप देख रहे हैं हमारा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की क्लासेस, जिसमें टॉपिक चल रहा है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी का आज थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है। इस पर हम बातें करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं पिछला क्लास क्या हुआ था। पिछले क्लास की थोड़ी चर्चा हम करेंगे ज़रूर, थोड़ा रिवीजन करेंगे। पिछले क्लास में क्या कुछ बातें हुई थी उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, 2 क्लास हो चुका है हमारा बायोडाइवर्सिटी का। और उसके पहले पिछले क्लास में हम देखे थे जैव विविधता के संरक्षण से हम स्टार्ट किया था। जैव विविधता के संरक्षण कहने का मतलब वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के पेड़ पौधे को हम कैसे संरक्षित प्रदान कर सकते हैं, इस पर बातें हुई थी। तो 2 उपाय थे भाई। एक उपाय क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरा उपाय परस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण कहने का मतलब है कि वह स्थान, ठीक है, स्वयं के स्थान होना चाहिए, ठीक है, जहाँ उनके वास स्थान है। ऐसे जीव जंतु, ऐसे पादप जो उनके वास स्थान में जब उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, उनके वास स्थान में उनको संरक्षित करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैवमंडल क्षेत्र है, संरक्षित वन है, सामुदायिक वन है। ये सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उनके प्राकृतिक वास स्थान में ही रहकर जीव जंतु पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। फिर वहीं पर दूसरे मुद्दे पर हमने बातें की थी परस्थानीय संरक्षण, जिसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जब जीव जंतु या पादपों का संरक्षण उसके वास स्थान के स्थान पर, उन्हें किसी अन्य स्थान पर, दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको जब संरक्षण प्रदान करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन या पर स्थानीय कंजर्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल पर देखे थे, जैसे कि चिड़ियाघर है, कहीं से हम जीव जंतु ला लेते हैं और वहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। वनस्पति उद्यान है, ठीक है, तो वहाँ के जो वन वगैरह है, ठीक है, उनको दूसरे जगह से लाकर उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। जंतु उद्यान है, बीज बैंक है, आदि क्या कहलाएंगे, किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल है, पर स्थानिक है, जहाँ पर दूसरे स्थान से लाकर हम क्या करते हैं, उसको अपने स्थान में संरक्षण प्रदान करते हैं। फिर हम बात की थी जैव विविधता के क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं, क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मृदा हमें मिलती है, मिट्टी मिलता है, पोषक तत्वों से पेड़ पौधे, ठीक है, वो ग्रोथ करते हैं। मनुष्यों के लिए लाभ होता है जो है मृदा और मिट्टी। पदार्थों का पुनर्चक्रण हमने देखे थे। परागण क्या था हमने देखे थे। खाद्य फसलें हमें प्राप्त होती है, मांस, लकड़ी, रेशम आदि आदि चीज़ें हमें देखने को। कहने का मतलब दैनिक जीवन की जो भी सुविधा है वो जंगलों से, वनों से आदि से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। कहने का मतलब है जैव विविधता से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए फिर जैव विविधता के हानि देखे थे। लाभ के बाद हमने क्या देखे थे भाई, हानि देखे थे या हास्य। तो जैव विविधता को किस प्रकार से हानि पहुंचाया जा सकता था, किस प्रकार से हानि उनको होती थी। एक तो प्राकृतिक कारण था और दूसरा मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण जैसे कि बाढ़ का आ जाना, भूकंप हो जाना, महामारी फैल जाना, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जैसे मनुष्य यहाँ पर जो मनुष्यों में कोरोना वायरस का फैल जाने की महामारी, तो उसी प्रकार अगर जीव जंतु पेड़ पौधों में महामारी फैल जाता है तो वहाँ की जो है उनकी प्रजातियाँ नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब जैव विविधता को हानि पहुँचती है। भूस्खलन हो जाना आदि क्या है, एक प्राकृतिक कारण है। फिर मानव जनित कारण देखे थे, आवासों का विखंडन। जीव जंतु पेड़ पौधे के आवासों का जब विखंडित हो जाता है, ठीक है, जैसे फैक्ट्री का निर्माण करना, घर बनाना आदि के लिए वनों को पूरी तरह से हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जिससे क्या होगा, जैव विविधता को हास पहुंचा है। शिकार करना, जीवों का शिकार करने से उनकी प्रजातियों में कमी आ जाती है, प्रजाति कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण से जैव विविधता को भी एक प्रकार का हानि है। कृषि का प्रसार, कृषि का विस्तार के चक्कर में, जैसे कि हम झूम कृषि करते हैं या जिसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं,
तो पेड़ पौधे को काट कर, जंगलों को, वन को सफाया करके कृषि का जो है प्रसार करते हैं, तो ये भी क्या है, मानव जनित कारण है। मानव जनसंख्या में वृद्धि होना, जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि के चलते मनुष्य क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए, ठीक है, घर का निर्माण करते हैं, ठीक है, अन्य अन्य स्थानों का निर्माण करते हैं, जंगलों को सफाया करते हैं, तो ये भी एक कारण है। विदेशी प्रजाति का प्रवेश कर जाना, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, जीव जंतु या पेड़ पौधे में जब विदेशी प्रजाति का प्रवेश होता है तब होता है, ये जो है मानव जनित कारण। फिर प्रदूषक, जैसे कि आपने देखें कृषि के लिए DDT वगैरह का छिड़काव करते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रदूषक है ये क्या करता है, ये पूरे जितने भी उर्वरक खत्म कर देता है, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, वहाँ पर पौधे नहीं उग पाएंगे, वहाँ पर ज़मीन बंजर हो जाएगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ जीव जंतु जिस पर आश्रित है, पेड़ पौधों पर आश्रित है जीव जंतु, वो भी यहाँ पर निर्वाह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मानव जनित कारण है। फिर हमने देखे थे संवेदनशील स्थल, और मैंने कहा था कि संवेदनशील स्थल क्या होते हैं, कि वे प्राकृतिक स्थल होते हैं जहाँ पर जीव जंतु और वनस्पति की विभिन्न प्रजातियाँ अस्तित्व, उनकी प्रजातियाँ की अस्तित्व खतरे में है, संकट में है, कि कहीं ना कहीं वो समाप्त होने के कगार में है, विलुप्त होने के कगार में है, ठीक है। उसको हम किस कैटेगरी में फिट करते हैं, हॉट स्पॉट की कैटेगरी में फिट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। और नॉर्मल बैस साहब ने 1988 में जीवों एवं वनस्पति के खतरे को देखते हुए उन स्थानों को क्या नाम दिया है, हॉट स्पॉट नाम दिया है। तो ये भी आप जानिए, ये भी समझिए। हॉट स्पॉट की शर्तें क्या थी, जैसे कि मैंने कहा हॉट स्पॉट कौन से स्थान को हॉट स्पॉट कह सकते हैं, तो स्थानीय प्रजाति की संख्या जहां अधिक होगी, ठीक है, स्थानीय प्रजातियों की संख्या जहां अधिक होगी, खतरा जहां पर अधिक मंडरा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट कहेंगे। तो विश्व के स्तर पर हमने देखें तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा आपका उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है भाई, यहाँ हालांकि मैं अभी यहाँ पर उस समय लिखा नहीं था, लेकिन ये कौन सा क्षेत्र कहलाता था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, तापमान अधिक होगा। जब तापमान वर्षा अधिक होगी तो पेड़ पौधे भी अधिक होगी, और जब पेड़ पौधे अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी तो जीव जंतु भी यहाँ पर निवास करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये जो विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 अंश कर्क रेखा और विषुवत रेखा के नीचे 23.5 मकर रेखा, इनके बीच के इस पूरे स्थान को हम क्या कहते थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते थे। और ये इसी के अंदर ज़्यादातर आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है। तो जहाँ जीव जंतु ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ उनका खतरा ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत में हॉटस्पॉट की संख्या देख सकते हैं 4 से 5 या पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा, पूर्वी घाट में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास, भारत म्यांमार सीमा में, पूर्वी हिमालय में, ये आसपास के क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा, हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। हॉटस्पॉट के बाद हम क्या देखे थे, हॉप स्पॉट देखे थे। क्या देखे थे भाई, हॉप स्पॉट। हॉट स्पॉट स्थलीय जीव जंतु के लिए था, लेकिन हॉप स्पॉट जलीय जीव जंतु के संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो जल में चाहे मगरमच्छ हो, चाहे वो डॉल्फिन हो, कोई अन्य जंतु, जीव जंतु हो जो जल में निर्वाह करते हैं, जल में सरवाइव करते हैं, तो उसके संरक्षण के लिए क्या एक शब्द आया है, वो क्या है, हॉप स्पॉट, ठीक है। जो किस मिशन से स्टार्ट हुआ था, ब्लू मिशन से क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी शुरुआत किस मिशन के तहत किया गया था, ब्लू मिशन के तहत से इसकी शुरुआत किया गया था हॉप स्पॉट की, और जिसके अंतर्गत जलीय जीव जंतु को संरक्षण प्रदान करना। विश्व में अगर देखा जाए तो 50 हॉप स्पॉट है, और भारत में 2 है, एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर जलीय जीव जंतु को संरक्षण प्रदान हम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर लाल सूची देखे थे, रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट या लाल सूची देखे थे। हमने कहा था कि वैश्विक स्तर पर जीव जंतु एवं पादपों की प्रजाति की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन क्या कहलाता है, रेड लिस्ट कहलाता है। और मैंने कहा था रेड लिस्ट में
क्या होता है कि जो संकटग्रस्त है, जो विलुप्त होने के कगार में है, ऐसे जीव जंतु को हम क्या करते हैं, इसको सूचीबद्ध करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सूचीबद्ध कर। और ये कौन करता है, IUCN। IUCN एक वैश्विक स्तर पर एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। और ये क्या करता है, रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है, ठीक है। और 50 वर्षों का रिकॉर्ड रखता है, किसके आधार पर, 50 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर ये प्रकाशित करता है। और मैंने कहा था कि रेड डेटा बुक में रेड लिस्ट होगा, ठीक है, जो IUCN प्रकाशित करेगा। और इस रेड लिस्ट में एक तो गुलाबी पृष्ठ भी देखने को मिलेगा, हरी पृष्ठ। गुलाबी पृष्ठ में किसको दर्शाया जाता है कि अधिक संकटग्रस्त प्रजाति के लिए गुलाबी पृष्ठ, ठीक है, के लिए होती है। और हरी पृष्ठ किसके लिए होती है, जो जीव जंतु या पेड़ पौधे वृद्धि करना स्टार्ट कर चुके हैं, उनकी जनसंख्या में जब वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हरे पृष्ठ में दर्शा देते हैं। उसको क्या करते हैं, हरे पृष्ठ में दर्शा देते हैं। इस रेड डेटा बुक के आकलन पे अगर नजर देखें तो लगभग 76,000 प्रजातियों में 22,000 जो है प्रजाति विलुप्त होने के कगार में है, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, अभी हम कहाँ पर आए थे, रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक। अब देखेंगे इसी के अंतर्गत जो रेड डेटा बुक है या रेड लिस्ट है, उसमें किस किस कैटेगरी को किस किस जीव जंतु को किस किस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, उसको 9 भागों में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। किसको 9 भागों में पढ़ते हैं भाई, लाल सूची में जो है प्रजातियों को 9 भागों में वर्गीकृत किया गया। चलिए, तो वही हम देखेंगे आज की क्लास में। आज 3rd क्लास है, किसका, बायोडाइवर्सिटी का। 2 क्लास हो चुका है, आज 3rd क्लास है, और उसी पर हम आज चर्चा करेंगे, लाल सूची या रेड लिस्ट पर, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे भाई आज की क्लास में, कि लाल सूची लाल सूची में प्रजातियों को क्या किया है, 9 वर्गों में बांटा गया है। 9 वर्गों में क्या किया है, बांटा गया है। चलिए, तो कौन कौन से 9 वर्ग हैं लाल सूची में बांटा गया है। एक तो आपको देखने को मिलेगा विलुप्त प्रजाति, ठीक है, क्या है, विलुप्त प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार में है, ऐसे प्रजाति को, ऐसे जीवों की प्रजाति को इस कैटेगरी में फिट करते हैं। फिर वन से विलुप्त प्रजाति, फिर अति संकटग्रस्त प्रजाति। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो अति संकटग्रस्त प्रजाति। फिर यदि हम बात करें तो चौथे नंबर पर हम देखते हैं, कौन सा भाई, संकटग्रस्त प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजाति पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके चर्चा करेंगे। फिर 5वें नंबर संवेदनशील प्रजाति, संवेदनशील प्रजाति। फिर 6ठे नंबर पर हम बात करें तो संकटापन्न प्रजाति, संकटापन्न प्रजाति, ठीक है, संकटापन्न प्रजाति या खतरे के नजदीक प्रजाति, या जिसे कह सकते हैं खतरे के नजदीक
प्रजाति। फिर हम बात करें संकट मुक्त प्रजाति, संकट मुक्त प्रजाति, या जिसे हम कह सकते हैं न्यूनतम ध्यान देने वाली प्रजाति, न्यूनतम ध्यान देने वाले प्रजाति। आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति, आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति। फिर 9 नंबर में बात करें तो आंकड़े उपलब्ध नहीं वाले प्रजाति, आंकड़े उपलब्ध नहीं वाले प्रजाति, नहीं वाले प्रजाति। तो आप देख सकते हैं लाल सूची में, रेड लिस्ट में हम किसको दर्शाते हैं भाई, ठीक है, इन कैटेगरी में विभाजित किया गया है लाल जो सूची में प्रजातियों को, किस कैटेगरी में, ये 9 कैटेगरी। तो मैंने क्या कहा कौन कौन से, एक तो विलुप्त प्रजातियां, फिर वन से विलुप्त प्रजाति, अति संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, संवेदनशील प्रजाति, संकटापन्न प्रजाति, या खतरे के नज़दीक प्रजाति, संकट मुक्त प्रजाति, या जिसे हम कहते हैं न्यूनतम ध्यान देने वाले प्रजाति। ऐसे प्रजाति जिसको हम न्यूनतम ध्यान देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लगभग संकट मुक्त प्रजाति है, ठीक है, संकट से मुक्त होने वाले हैं। आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति कहने का मतलब जिसके आंकड़े लगभग अपर्याप्त है, आंकड़े उपलब्ध नहीं प्रजाति, तो आयुसेन द्वारा इसको आंकड़े उपलब्ध कराएगी नहीं, तो ऐसे प्रजाति भी इसके कैटेगरी में जो है फिट किया गया है। तो एक एक करके हम बातें करते हैं पूरे प्रजाति में कौन कौन से जीव जंतु फिट होते हैं, कौन कौन से जीव जंतु रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, विलुप्त प्रजाति, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे क्या भाई, विलुप्त प्रजाति। चलिए देखिए, विलुप्त प्रजाति कहने का मतलब है कि ऐसे जीव के ऐसे प्रजाति जो लगभग अपने वास स्थान में, ठीक है, अपने वास स्थान से लगभग 50 वर्षों तक नहीं पाई जाती, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जीव जंतु के ऐसे प्रजाति, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जीव जंतु के ऐसे प्रजाति जो अपने वास स्थान में, जो अपने वास स्थान में लगभग 50 वर्षों से, ठीक है, लगभग 50 वर्षों से लगातार दिखाई नहीं पड़ते, 50 वर्षों से लगातार क्या नहीं पड़ते, दिखाई नहीं देते या दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। ऐसे जीवों को विलुप्त प्रजाति में रखा जाता है, ऐसे जीवों को विलुप्त प्रजाति में रखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने क्या लिखा कि विलुप्त प्रजाति, तो लगभग ऐसे जीव की ऐसे प्रजातियां जो लगातार 50 वर्षों से अपने वास स्थान में दिख ही नहीं रहे,
नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 50 वर्षों से अब जो वहाँ रहते थे, जैसे मान के चलिए, ठीक है, डायनासोर है, डायनासोर किसी स्थान पर मिलता होगा, ठीक है, और जिस स्थान में वो मिल रहा है वो लगातार उसकी संख्या तो कमी आती है कि 50 वर्षों तक वो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे हम जीव की ऐसे प्रजाति को हम विलुप्त प्रजाति की कैटेगरी में रखते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लगभग कौन कौन से हैं। एक तो आपको जैसे मैंने नाम लिया डायनासोर है, डायनासोर है जो लगभग विलुप्त हो चुका है। लाल पांडा है, इस कैटेगरी में किसको रखते हैं, डायनासोर को रखे हैं IUCN द्वारा, ठीक है, लाल पांडा को रखे हैं। इस कैटेगरी में लाल तोता को रखे हैं, ठीक है, लाल पांडा, डायनासोर, लाल तोता। इस कैटेगरी में डोडो पक्षी रखे हैं, डोडो पक्षी। इस कैटेगरी में तस्मानिया भेड़िया रखे हैं, तस्मानिया भेड़िया। इस कैटेगरी में आपका अटार्कटिक भेड़िया रखी है, आदि। ठीक है, क्या है, आदि। ये जितने भी लगभग जो है जीव है वो क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। तो विलुप्त प्रजाति कहने का मतलब है कि IUCN ने क्या किया है, 9 कैटेगरी में डिवाइड किया, और 9 कैटेगरी में पहला कैटेगरी जो विलुप्त प्रजाति, इसके अंदर 50 वर्षों से जब वो जीव नहीं दिखाई देते अपने वासस्थान में, उसको यहाँ पर रखते हैं विलुप्त प्रजाति में। ठीक है, चलिए एक है दूसरा, यहीं पर लिख देता हूं मैं, वन से विलुप्त प्रजाति। वन से विलुप्त प्रजाति। चलिए, वन से विलुप्त प्रजाति हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं, ऐसी प्रजातियां जिसके जीव जंगलों एवं वनों में नहीं मिलते। क्या है, नहीं मिलते। ठीक है, परंतु कहाँ पाए जाते हैं, परंतु चिड़ियाघर में। कहाँ पाए जाते हैं, परंतु चिड़ियाघर में, ठीक है, संरक्षित है, परंतु चिड़ियाघर में संरक्षित है। तो देख सकते हैं, मैं वीडियो हटा देता हूं अपने आप। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जीव की ऐसी प्रजाति जो जंगलों से तो लगभग जो है उनकी जो है वृद्धि में कमी आ रही है। कहने का जंगलों में उनकी जीवों की वृद्धि में क्या हो रही है, कमी आ रही है। और ऐसे जीव जंतु जो जंगल से हटाकर चिड़ियाघर में रखते हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में फिट करते हैं, उसको करते हैं वन से विलुप्त प्रजाति। तो वन में तो विलुप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं वन में नहीं मिलता, आपको चिड़ियाघर में मिलता है, उसको संरक्षित करने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, वन से विलुप्त प्रजाति की कैटेगरी में फिट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो हो गए, विलुप्त प्रजाति, वन से विलुप्त प्रजाति। एक है तीसरा है अति संकटग्रस्त प्रजाति। क्या है, अति संकटग्रस्त प्रजाति। 3rd नंबर में हम बात करें, अति संकटग्रस्त प्रजाति।
अति संकटग्रस्त प्रजाति। तो उसको हम देखिए ले लिख लेते हैं कि ऐसी प्रजातियां जिनके जीव पूरी तरह से विलुप्त नहीं है, परंतु विलुप्त होने के कगार में कगार में है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ऐसे जीव जो पूरी तरह से विलुप्त तो नहीं है लेकिन विलुप्त होने के कगार में है, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, अति संकटग्रस्त की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से विलुप्त तो नहीं हुआ है लेकिन विलुप्त होने के जस्ट नज़दीक है, विलुप्त होने के कगार में है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये तो गिद्ध है, गिद्ध की प्रजाति गिद्ध है, काला हिरण है, पूरी तरफ से विलुप्त तो नहीं हुआ है लेकिन विलुप्त होने के कगार में है, चीता है, आपका घड़ियाल है। ठीक है, तो आदि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, घड़ियाल। तो गिद्ध है, काला हिरन है, चीता है, घड़ियाल है। ठीक है, तो ये सभी को हम किस कैटेगरी में फिट करते हैं भाई, अति संकटग्रस्त प्रजाति, जहां पर वो विलुप्त तो नहीं है लेकिन विलुप्त होने के कगार में है, विलुप्त होने के नज़दीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि रेड लिस्ट में क्या होता है, दो पृष्ठ होते हैं, एक होता है हरे पृष्ठ, एक होता है गुलाबी पृष्ठ। तो इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, गुलाबी पृष्ठ में इसको क्या किया जाता है, दर्शाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, गुलाबी पृष्ठ में हम क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं, किसको, चलिए एक होता है गुलाबी पृष्ठ, और गुलाबी पृष्ठ में हम इसी को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, अति संकटग्रस्त प्रजाति को, अति संकटग्रस्त प्रजाति को।
प्रजाति को। ठीक है, और हम देखते हैं इसका इस गुलाबी पृष्ठ में, हाँ एक चीज़ मैं तो उस समय बस ऐसे ही बताया था रैंडमली कि जो रेड लिस्ट में जो दो पृष्ठ होते हैं, एक गुलाबी पृष्ठ होता है और एक हरी पृष्ठ होता है। तो गुलाबी पृष्ठ में हम अति संकटग्रस्त वाले प्रजाति को दर्शाते हैं, लेकिन भाई दर्शा रहे हैं इसको जो है इसको जगह दे रहे हैं गुलाबी पृष्ठ में ऐसे जीव जंतु को, लेकिन इसका कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए ना, इसका कोई ना कोई तो क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको गुलाबी पृष्ठ में दर्शा देते हैं। ऐसा तो नहीं चलो कुछ दिख रहा है जीव जंतु, कुछ नहीं दिख रहा है तो गुलाबी पृष्ठ में दर्शा देते हैं। ऐसा कुछ तो होना चाहिए आधार। ठीक है, एक मापदंड होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए, एक पैमाना होना चाहिए, जिसके तहत हम ये बोल सकते हैं कि इसके आधार पर हम इसको गुलाबी पृष्ठ में दर्शा रहे हैं। तो वो आधार क्या है, आधार कुछ होंगे। ठीक है, एक आधार नंबर फर्स्ट, इसका क्या आधार है गुलाबी पृष्ठ में दर्शाने का, एक तो पिछले 10 वर्षों से क्या होना चाहिए, पिछले 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से, ठीक है, उस प्रजाति की जो भी जंतु होंगे, जीव होंगे, उस प्रजाति की 90% जीव, ठीक है, 90% जीव क्या हो, समाप्त हो चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, गुलाबी पृष्ठ में दर्शाने के लिए एक आधार बनाया गया है, आधार। ठीक है, और इसके तहत क्या कहा गया है कि यदि कोई जीव 10 वर्षों में लगातार, अब पिछले 10 वर्षों से उनके लगभग 90% जीव समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुलाबी पृष्ठ में दर्शाते हैं। यदि ऐसा ये आधार नहीं मिलता, ठीक है, तो एक दूसरा आधार चुनते हैं। और दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार ये है, और ये दूसरा आधार क्या हो सकता है कि उस प्रजाति की मैं अपना वीडियो हटा देता हूं, उस प्रजाति की वयस्क जीव कहने का मतलब जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो निषेचन कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वयस्क। तो वयस्क जीव की संख्या केवल कितना हो, 50% ही बचा हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, या तो आधार क्या होगा, या तो एक आधार आप ऐसे बोल सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों से उस प्रजाति की लगभग 90% जीव समाप्त हो चुकी है, या एक दूसरा आधार है, या अगर ये आधार फिट नहीं बैठता या ऐसा आधार नहीं मिलता, तो उस प्रजाति के वयस्क जीव की संख्या केवल कितनी बची हो, केवल 50% बची हो, जितना होता था। ठीक है, उसका 50% बचे हो, किसका, वयस्क जीव की संख्या। ठीक है, या फिर एक और रास्ता है, तीसरा कैटेगरी भी है, कहने का मतलब तीसरा हम इसको आधार मान के चलते हैं। एक आधार और है, ये तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा आधार ये है कि उसके विलुप्त होने का खतरा अत्यधिक है, उसके विलुप्त होने का खतरा क्या है, अत्यधिक है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करता हूं, मैं एक बार और बोलता हूं भाई, मैंने क्या कहा कि अति संकटग्रस्त प्रजाति, और अति संकटग्रस्त प्रजाति में किसको रखते हैं, ऐसे जीव को रखते हैं जिनकी, ठीक है, जिनकी सॉरी, जो विलुप्त तो नहीं हुआ है, जो क्या नहीं है, जो विलुप्त नहीं हुआ है, लेकिन लगभग विलुप्त होने के कगार में बैठी हुई है, कभी भी विलुप्त हो सकता है, तो उनका संरक्षण तो जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे जीव कौन कौन से हैं, तो जैसे कि गिद्ध है, काला हिरन है, चीता, घड़ियाल आदि। ठीक है, क्या है, आदि। तो ऐसे जीव को हम इसके कैटेगरी में फिट करते हैं, और इसके लिए एक पृष्ठ बनाया गया है, गुलाबी पृष्ठ। और गुलाबी पृष्ठ में ऐसे का लिस्ट जारी करते हैं, ऐसे अति संकटग्रस्त जो है प्रजाति का लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है,
एक मानक भी होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए कि हम इसको गुलाबी पृष्ठ में कैसे दर्शा रहे हैं, क्यों दर्शा रहे हैं। तो उसका आधार ये है कि पिछले 10 वर्षों से अगर उस प्रजाति की 90% जीव समाप्त हो चुकी है तब उसको हम गुलाबी पृष्ठ में दर्शा लेते हैं। या फिर उस प्रजाति की वयस्क जीव की संख्या 50% से कम बची हो तो उसको गुलाबी पृष्ठ में दर्शा लेते हैं। या फिर उसके विलुप्त होने का खतरा अत्यधिक है, अत्यधिक मंडरा रहा है विलुप्त होने का खतरा, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे गुलाबी पृष्ठ में दर्शाते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, संरक्षित प्रदान करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये थे क्या, अति संकटग्रस्त प्रजाति। चलिए फिर हम चौथे नंबर पर 3 हो गए हैं। आपको तीनों समझ में आया होगा, जाहिर सी बात है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, चौथा नंबर संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त प्रजाति। चलिए संकटग्रस्त प्रजाति, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ऐसी प्रजातियां क्या है, ऐसी प्रजातियां जिनके जीवों का अस्तित्व संकट में है। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जिनके जीवों का अस्तित्व क्या है, संकट में है, संकट में है, एवं भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या देखें, अति संकटग्रस्त, बहुत ज्यादा संकटग्रस्त है, मतलब लगभग विलुप्त होने के कगार में, एकदम विलुप्त होने के जो है किनारे बैठी हुई है कि कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में कभी भी जो है इसके जो जनसंख्या जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है, विलुप्त हो सकते हैं। लेकिन संकटग्रस्त प्रजाति, तो ऐसी प्रजाति जिसके जीवों का अस्तित्व संकट में तो है, संकट में है, लेकिन भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं यदि हम उसको संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे। ऐसे जीवों के प्रजाति को जब उनको संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो भविष्य में हो सकता है विलुप्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है संकटग्रस्त प्रजाति और अति संकटग्रस्त प्रजाति। अति मतलब बहुत ज़्यादा, संकट मतलब संकट ही है, अति मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उससे कम खतरा कहाँ पर है, संकटग्रस्त में। अति संकटग्रस्त में तो बहुत ज़्यादा खतरा है विलुप्त होने का, लेकिन विलुप्त होने का कम खतरा कहाँ पर है, संकटग्रस्त में। संकटग्रस्त में तो है, लेकिन भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, मे बी, क्या कर रहे हैं, मे बी हो सकते हैं, और वहाँ पर हो, ठीक है, अगर संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे अति संकटग्रस्त में तो पूरी तरह से हो ही जाएंगे। तो ये कहना चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन से जीव हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो एक तो सुनहरा लंगूर है। क्या है भाई, सुनहरा लंगूर है। एक है नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर। एक है एशियाई शेर, एशियाई शेर आदि। ये किसकी कैटेगरी में है, संकटग्रस्त प्रजाति की कैटेगरी में है। तो उसको भाई हम, ठीक है, अगर संरक्षण प्रदान करें तो भविष्य में क्या हो सकता है, विलुप्त होने से बच सकते हैं। चलिए, अब इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका ना कोई आधार होगा। जैसे हम अगर संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त प्रजाति को हम क्या किए थे, आधार बनाए थे, 2-3 आधार बनाए थे जिसके आधार पर हम उसको इस कैटेगरी में रखें। उसी प्रकार संकटग्रस्त प्रजाति के कोई ना कोई आधार होंगे। ठीक है,
तो आधार के अंतर्गत अगर हम फर्स्ट बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों, ठीक है, पिछले 10 वर्षों में 70% से अधिक, पिछले 10 वर्षों में 70% से अधिक जीव समाप्त हो चुके हों, समाप्त हो गए हों। कहने का मतलब है, जैसे वहां पर हम देखिए तो पिछले 10 वर्षों में 90% जीव समाप्त हो चुके हैं, तो कहने का मतलब बहुत अति संकटग्रस्त है। और यहाँ पर संकटग्रस्त में पिछले 10 वर्षों में कितना 70% से अधिक जीव समाप्त हो गए हों। या फिर अगर ये नहीं हो तो क्या होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए कि उस प्रजाति के वयस्क, उस प्रजाति के वयस्क जीवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वयस्क जीवों की संख्या 250 होनी चाहिए, लगभग 250 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके वयस्क जीवों की संख्या अगर 250 है तो हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति की कैटेगरी में डालते हैं। या फिर ये भी जो पैमाना फिट नहीं हुआ, ठीक है, ये भी जो है आधार फिट नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसके विलुप्त होने का खतरा है, यदि उसके विलुप्त होने का क्या हो, खतरा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें दर्शाते हैं, खतरा क्या हो, अधिक हो। जैसे यहाँ विलुप्त होने का खतरा कैसा हो, अत्यधिक था, ठीक है, बहुत ज़्यादा था। विलुप्त होने का खतरा क्या था, अत्यधिक था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर विलुप्त होने का खतरा क्या है, अधिक है। चलिए, तो दोनों का इस प्रकार से आधार आप देख सकते हैं। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे चौथे नंबर की, बातें हो गई, 4 हो गए। 5वां हम देखेंगे संवेदनशील प्रजातियां क्या है। 5वें नंबर पर हम बात करें तो क्या है, संवेदनशील प्रजातियां। चलिए, क्या है संवेदनशील प्रजाति, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ऐसी प्रजातियां जिनके जीव बाहरी नुकसान पहुंचाने वाले कारकों के कारण भविष्य में क्या हो सकते हैं, संकटग्रस्त हो सकते हैं। अब सुनिए, मैंने क्या कहा कि ऐसी प्रजातियां, जीव की ऐसी प्रजाति, ठीक है, जिनके जो बाहरी अगर हम नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, जिससे बाहरी नुकसान कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी का शिकार कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी कारणवश उसको नुकसान पहुंच रहा है, बाहरी जो जीवों से नुकसान पहुंच रहा है, या बाहरी कारक मनुष्य से नुकसान पहुंच रहा है, उसका शिकार हो रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रकार का अगर उनको नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कारक होंगे जो भविष्य में, इसके कारण से भविष्य में वो संकटग्रस्त की स्थिति में आ सकते हैं, तो उसको संवेदनशील मतलब सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं सेंसिबल, ठीक है, तो उसके जो है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे कैटेगरी में रखते हैं।
ठीक है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एडॉक्स मृग, आपका क्या है, एडॉक्स मृग, ठीक है। क्लाउडेड तेंदुआ, क्या होता है, क्लाउडेड तेंदुआ। भारतीय भेड़िया, भारतीय भेड़िया। समुद्री गाय, समुद्री गाय आदि संवेदनशील प्रजातियों के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका भी कुछ आधार है, संवेदनशील जो प्रजाति है उसको रखने का कुछ ना कुछ यहाँ पर भी क्या है, आधार है। किस किस आधार पर इसको हम इसमें रखते हैं, तो एक तो पहला जो है, जैसे कि मैंने कहा पिछले दो में, तो यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में क्या हो, पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, उस जीव की 50% या अधिक, 50% या उससे अधिक, उससे अधिक क्या हो, समाप्त हो गए। 50% या उससे अधिक जीव क्या गए हो, जीव समाप्त हो गए हो। या फिर कह सकते हैं कि उस जीव का, ठीक है, उस जीव की आबादी, वयस्क जीव की जो वयस्कों में आबादी 10,000 हो, ठीक है, वयस्क जीव की आबादी, वयस्क जीव की आबादी 10,000 बची हो, 10,000 बची हो, ठीक है, या कहीं ना कहीं वो विलुप्त होने का खतरा हो, या कहीं ना कहीं विलुप्त होने का खतरा है, विलुप्त होने का खतरा हो, होने का क्या हो, खतरा हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, खतरा हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको संवेदनशील प्रजाति के कैटेगरी में हम डालते हैं, उस कैटेगरी में फिट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, 5, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एक तो विलुप्त प्रजाति, वंश विलुप्त प्रजाति, अति संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, फिर संवेदनशील प्रजाति, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, ये 5 हो गए। उसके बाद संकटापन्न प्रजाति, जो खतरे के जो है नज़दीक प्रजाति, जिसको संकट मुक्त प्रजाति, आंकड़े पर्याप्त, आंकड़े उपलब्ध नहीं प्रजाति, ये हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, ठीक है, ये सारी हम बातें करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है, कहने का मतलब 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आते हैं और हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रेक है भाई, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, चलिए।
चलिए नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में आगे की बात करेंगे। ये 5 हम देख चुके हैं, 5 वर्गों में ये बातें कर चुके हैं। आगे हम 4 और वर्ग बाकी हैं, उस पर चर्चा करेंगे। संवेदनशील प्रजाति के बाद हम 6ठे नंबर पर बात करेंगे, वो है कौन सा? संकटग्रस्त प्रजाति। संकटापन, मैंने क्या कहा? संकटापन प्रजाति, या जिसे हम कह सकते हैं खतरे के नजदीक प्रजाति। खतरे के नजदीक प्रजाति। चलिए, तो ऐसी प्रजातियां जिनके जीव तेजी से कम हो रहे हैं, ठीक है, एवं खतरे के निकट हैं, क्या है? निकट है, ठीक है। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, किस वर्ग में रखते हैं? संकटापन प्रजाति के वर्ग में रखते हैं कि ऐसी जो है जीवों की ऐसी प्रजातियां, ठीक है, जिनकी जीव लगातार तेजी से कम हो रहे हैं। तेजी से क्या हो रहा है? जीव लगातार तेजी से कम हो रहे हैं एवं खतरे के निकट बैठी हुई है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें तो आपका सुनहरा लंगूर, समुद्री गाय, तेंदुआ आदि, ठीक है, इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद क्या है? 7वें नंबर पर हम यदि बात करें तो बस 6, 3 बाकी है, उसमें से 7वां नंबर पर बातें करें तो संकट मुक्त प्रजातियां क्या है? संकट मुक्त प्रजातियां। संकट मुक्त प्रजातियां के अंतर्गत हम क्या बातें करें कि ऐसी प्रजातियां जिनके जीव एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, जो संकट मुक्त है, जो क्या है? संकट मुक्त है। लेकिन ठीक है, या तो संकट मुक्त है, खतरे से बाहर है, लेकिन ऐसे भविष्य में आशंका कर सकते हैं एवं भविष्य में क्या हो सकते हैं? संकटग्रस्त हो सकते हैं। भविष्य में क्या होते हैं? संकटग्रस्त हो सकते हैं। तो ऐसे जीवों को इसमें हम रखते हैं। जैसे कि कौन कौन से जीव हो सकते हैं? जैसे कि चिंकारा है, ठीक है, नील गाय है, चिंकारा है, जंगली सुअर आदि किसके अंतर्गत आ जाएंगे? संकट मुक्त प्रजाति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक
विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, वो तो संकट मुक्त है, संकट से बाहर है, लेकिन भविष्य में वो संकटग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए क्या किया गया है, ठीक है, इसको इस कैटेगरी में रखा गया, उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। हम देखेंगे अभी जो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो है प्रोजेक्ट हम देखेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट देखेंगे जो भारत सरकार द्वारा, ठीक है, ये जो है लागू किया गया था जीवों को संरक्षित करने के लिए। तो इसके बाद वही हम बात करेंगे। चलिए, ये 8 हो गए, 9 और सारी 7 हो गए, 8 और 9, 8 कौन से बच गए, एक आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति, एक है आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति, और देखिए आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति कहने का मतलब है कि ऐसी प्रजाति जिसके बारे में मानव को भी ज्ञात नहीं है, ठीक है, ऐसी प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो मानव को भी ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, ठीक है, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ठीक है, कि भाई इतने सारे हैं जीव, कितने बहुत सारे हैं, ठीक है, लाखों में जीव है, हम तो सभी जीवों के जीव और उनके प्रजातियों के बारे में नहीं जानते। आपके आसपास अगर देखेंगे तो आप तो 15 से 20 प्रकार के ही बता पाएंगे, ठीक है, जीव और उनके प्रजातियां, लेकिन ठीक है तो बहुत सारे, तो ऐसे बहुत सारे जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं है, उसको आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति के अंतर्गत रखे जाते हैं। एक और है आंकड़े उपलब्ध नहीं प्रजाति, उपलब्ध नहीं प्रजाति, ठीक है, तो ऐसे प्रजाति जिनकी आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ऐसी प्रजातियां, ठीक है, ऐसी प्रजातियां जिनकी संरक्षण की स्थिति, संरक्षण की स्थिति का आकलन, ऐसी प्रजाति जिनकी संरक्षण की स्थिति का आकलन IUCN, क्या है, IUCN द्वारा नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, आंकड़े उपलब्ध नहीं प्रजाति के कैटेगरी में उसको रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा हो चुका है आपका, ठीक है, रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक जो हम देख रहे थे वो पूरा का पूरा हो चुका है, उनके कैटेगरी पूरा जो है आप देख चुके हैं, ठीक है। थोड़ा से हम रेड डेटा बुक क्या था वो कल की क्लास में देखे थे। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे ये रेड डेटा बुक वाली चीज़ ख़त्म हो गई। अब बातें करेंगे नेक्स्ट किसके बाद, इसके बाद हम बात करेंगे क्या है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण परियोजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट।
चलिए, तो वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। हम कहाँ थे भाई? हम थे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले थे राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना, या हम जिसे बोलते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना। अब ये है क्या चीज़ भाई, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना? देखिए, इस परियोजना के तहत, इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया गया? अब मैंने रेड लिस्ट बता दिया, रेड लिस्ट पढ़ा दिया, ठीक है, और उसके जो कैटेगरीज हैं, 9 कैटेगरीज को भी बता दिया कि इसको इस कैटेगरी में रखा गया। अब वो खतरे हैं, देखिए रेड लिस्ट में किसको रखते हैं? जो खतरे में है, ठीक है, जो क्या है, खतरे में है, भविष्य में कहीं ना कहीं विलुप्त होने के खतरे में है, कगार में। तो उसके लिए जाहिर सी बात है उसको संरक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो यही पढ़ रहे हैं भाई कि जैव विविधता को बचानी है, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना है, पशु पक्षी को बचानी है, पेड़ पौधे को बचाना है, तो वही तो पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना का मतलब बहुत, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु के लिए अलग अलग परियोजना लाए गए हैं उसको संरक्षित करने के लिए। हम देखेंगे जैसे तेंदुआ परियोजना है, जैसे बाघ परियोजना है, जो जैसे आप डॉल्फिन परियोजना है, ठीक है, हाथी परियोजना है, हुंगल परियोजना है, ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, समुद्री कछुआ परियोजना है, मगरमच्छ परियोजना है। ये सारे के सारे परियोजना उस जीव को संरक्षण प्रदान के लिए करने के लिए लाया गया है, ठीक है, ताकि भविष्य में उसकी वृद्धि हो सके, ठीक है, भविष्य में उसकी कमी ना हो, भविष्य में उसकी वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना या प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के जो पोर्शन में भी हमने देखे हैं, बहुत सारे परियोजना देखे थे, तितली पार्क वगैरह देखे थे, ठीक है, ठीक है, गिद्धवा पक्षी विहार देखे थे परियोजना के अंतर्गत, बहुत सारे हाथी परियोजना देखे थे, ठीक है, भालू परियोजना हमने देखे थे, गजराज परियोजना या हाथी परियोजना देखे थे, भालू परियोजना देखे थे। तो बहुत सारे परियोजना छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला था, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ स्टेट द्वारा ये अपनाया गया था कि जीवों को संरक्षित किया जाए। तो उसी प्रकार एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है जीवों को संरक्षित करने के लिए क्या किया गया था, क्या किया गया है? राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण प्रोजेक्ट या नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने क्या कहा, इसका उद्देश्य क्या था इस परियोजना का? अब भाई कोई परियोजना ला रहे हैं तो उसका उद्देश्य जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा उद्देश्य, जिस उद्देश्य से ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, उद्देश्य क्या था कि वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करना, वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, सिंपल सी बात है, प्रदान करना या प्रदान कराना, जो भी है, प्रदान करना, वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करना। और इसके लिए सन 1983 में, 1983, कब? 1983 में इसका क्या किया गया है, इसका, ठीक है, इसी के लिए राष्ट्रीय क्या किया गया, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना शुरू किया गया। वन्य जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय वन्य जीव
कार्य योजना शुरू किया गया है। और इस राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के अंतर्गत वन्य जीवों को क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, 83 में ये हुआ था, बाद में आके जो है 97 जो है, ठीक है 1972 के आधार के तहत इसको लागू किया गया है। ठीक है, मैंने क्या कहा 1972, और 1972 में यह क्या किया गया, परियोजना ठीक है वन्य जीव अधिनियम, परियोजना वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया है। के अंतर्गत क्या किया, लागू किया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 1972 में परियोजना वन्य जीव अधिनियम लाया गया था, और इस अधिनियम के तहत किसको 1983 में, बाद में 1983 में क्या किया गया, इसके तहत 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के अंतर्गत वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये योजना लाया गया है। ठीक है, चलिए अब इस योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल है, कौन कौन से परियोजना शामिल है। ठीक है, तो जैसे कि हम कौन कौन से परियोजना या प्रोजेक्ट की बात करेंगे, अगर हम परियोजना या प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो एक तो आप बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं बाघ परियोजना। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देता हूं। एक तो हम बात करेंगे बाघ परियोजना, दूसरा हम देखेंगे हाथी परियोजना, या फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट जिसको कहा सकते हैं। तीसरा हम बात करेंगे हुंगल परियोजना। चौथा हम बात कर सकते हैं गिद्ध परियोजना। पांचवा हम गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना देखेंगे, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। फिर बात करें हिम तेंदुआ परियोजना, समुद्री कछुआ परियोजना, मगरमच्छ परियोजना। फिर यदि हम देखें गैंडा संरक्षण परियोजना। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं गिर सिंह परियोजना। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सारे परियोजना हमें क्या करना है, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाघ परियोजना हम पढ़ेंगे, हाथी परियोजना पढ़ेंगे, हुंगल परियोजना पढ़ेंगे, गिद्ध परियोजना पढ़ेंगे, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना सॉरी हिम तेंदुआ परियोजना, समुद्र कछुआ परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गेंडा परियोजना। ठीक है,
गिर सिंह परियोजना, ये सारे परियोजना हम क्या करेंगे, देखेंगे, सारे परियोजना की बातें हम करेंगे। ठीक है, तो जीवों को क्या करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो परियोजना लाए थे उसको हम क्या कहते हैं, तो है तो बहुत सारे। ठीक है, क्या है तो बहुत सारे और भी परियोजना है, लेकिन उनमें से 8-10 जो मेन परियोजना है और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे इस पर। चलिए, लेकिन उसके लिए अभी सॉरी, चलिए, उसके लिए अभी समय है। समय क्यों है भाई, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, और 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में ये सारी चीज़ें नहीं होगा। ये पूरा एक क्लास लेगा, एक क्लास में ये पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये आज तीसरा क्लास था। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। चौथे क्लास में ये मैंने कहा मे बी चौथे क्लास में ये क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे किसकी भाई, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ख़त्म। कब तक भाई, कल की क्लास में आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। फिर हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए, हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या देखें आज की क्लास में। तो आज की क्लास में क्या क्या हुआ है। आज थर्ड पार्ट था बायोडाइवर्सिटी का, तो ये सारे पहले तो हम देख चुके हैं। ठीक है, लाल सूची के पूरे 9 कैटेगरी, 9 वर्गों, विलुप्त प्रजाति, वन से विलुप्त प्रजाति, अति संकटग्रस्त प्रजाति, फिर संकटग्रस्त प्रजाति, संकटापन्न प्रजाति, खतरे के नज़दीक प्रजाति, आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति, आंकड़े उपलब्ध नहीं प्रजाति, फिर राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण के बारे में हमने भी जस्ट कहा था। ठीक है, कि जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए क्या किया गया था, ये परियोजना लाया गया। ठीक है, फिर ये जो है 9-10 यहाँ पर भी देखेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसको हम बात करेंगे। 9-10 प्रोजेक्ट, इस पर हम आएंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पर रखेगी। आज की क्लास, आज जो है थर्ड क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम आगे बात करेंगे किस पर भाई, उन्हीं पर पूरे प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना पर। तो चलिए, फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, बाय। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलिए, धन्यवाद।